आप सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सक्सेस विद शिशिर में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग लुसेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। लुसेंट हिस्ट्री के पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था संगम काल के बारे में। आज मैं दक्षिण भारत के संगम काल के बाद की क्या स्थिति हुई उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इतिहास में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से गुप्त काल में संपूर्ण भारत एकीकृत था, उसके गुप्त काल के बाद जो है मौर्य काल में एकीकृत रहा। मौर्य काल के बाद थोड़ा बहुत हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के क्षेत्र में जो है एकीकरण का कार्य किया, लेकिन हर्षवर्धन भी जो है वो दक्षिण के भाग में नहीं आ पाया। पुलकेशिन द्वितीय से वह पराजित होने के बाद दक्षिण में नहीं आया। तो मैं आज आपको दक्षिण भारत का इतिहास बताऊंगा। दक्षिण भारत के इतिहास में मैं आपको 500 से लेकर 1200 तक के ईस्वी में जो छोटे छोटे राज्य दक्षिण भारत में थे उसके बारे में इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये 500 से लेकर 1200 ईस्वी का जो काल है, इस काल में दक्षिण भारत में भी छोटे छोटे राजवंश थे। ये देखिए मैंने लिखाया है कि पल्लव हो गया, चालुक्य है, चालुक्य बेंगी है, राष्ट्रकूट है, चालुक्य बतापी है, चोल है, और ये छोटे छोटे राजवंश जो है वो स्थापित हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि सातवाहन, वो संगम काल में सातवाहन के बाद जो मेन रूप से दक्षिण भारत में उभर कर सामने आया वो है पल्लव। तो पल्लव सबसे पहला राजवंश जो है ये उदय होकर के 575 ईस्वी सब के आसपास जो है इस राजवंश का उदय हुआ पल्लव का, जिसकी राजधानी कांची में थी। और इस वंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की। और इसी के समकक्ष, लगभग ये थोड़ा और ऊपर है, मैंने नक्शा में यहाँ बनाया है, इसी के समकक्ष में यहाँ पर चालुक्य बातापी चल रहा था। बातापी या बादामी जो बोल लीजिए, यहाँ पर उसका राजवंश था। ये इसके समकालीन था और ये पहला वंश था दक्षिण भारत का। और उसके बाद जो है ये चालुक्य बातापी वंश चल रहा था, जिसका संस्थापक जो है वो जय सिंह को माना जाता है। और इसी वंश का जो है वो प्रतापी राजा हुआ था पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को दक्षिण में आने से रोका था, हर्षवर्धन को दक्षिण में नहीं आने दिया था। और ये पुलकेशिन द्वितीय जो हुए थे वो तो हर्षवर्धन को हरा दिए थे, लेकिन पल्लव वंश के जो प्रतापी शासक थे नरसिंह वर्मन, उससे वो हार गए हुए थे, इससे ये हार गए थे। तो इन दोनों के बीच में बराबर जो है वो संघर्ष चलता रहा। तो आप ध्यान में रखिएगा कि पहले पल्लव वंश और उसके बाद जो है ये चालुक्य वंश दूसरा वंश के रूप में था यहाँ पर। अब ये दूसरा वंश होने के बाद इसके बाद की क्या स्थिति हुई, तो ये चालुक्य वंश का जो पुलकेशिन द्वितीय था, ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इसने यहाँ पर जो है, ये मैंने बताया कि थोड़ा ऊपर है, ये क्षेत्र पर जो है यहाँ पर आक्रमण करके इसको अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया। तो यहाँ पर यह स्थापित करके और इन्होंने अपने भाई पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई जो उसका था उसको ये जगह जो है वो उन्होंने दे दिया। तो इसका चालुक्य बेंगी इसका नाम पड़ा और जो है इसके संस्थापक हुए विष्णुवर्धन। तो एक तरह से देखिए कि पल्लव शुरुआत हुई, पल्लव के बाद चालुक्य बतापी आया, चालुक्य बतापी का ही ये भाई है चालुक्य बेंगी, ये यहाँ पर तीसरा वंश जो स्थापित हुआ। ये पल्लव वंश जो है वो कृष्णा और कावेरी क्षेत्र के बीच का भाग है। और ये जो है ये आपको गोदावरी और चालुक्य बेंगी जो है ये गोदावरी और कृष्णा के बीच का भाग है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई दक्षिण भारत का इतिहास जो हम लोग पढ़ते हैं वो कहां से कहां तक का है। तो दक्षिण भारत का इतिहास जो है मेन रूप से समझ लीजिए, दक्षिण भारत जो कहा जाएगा वो विंध्याचल पर्वत से नीचे का क्षेत्र जो है उसको दक्षिण भारत कहते हैं। और एक्चुअल में आपस में ये लड़ते क्यों थे, लड़ने का उद्देश्य ये था, एक तो मतलब मैंने इतिहास में बताया था आपको कि साम्राज्य विस्तार करना, ये राजा उसको हरा देगा, वो राजा उसको हरा देगा, इस तरह से उसके साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा, या वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार करते थे। और दूसरे दक्षिण भारत में क्या थे कि कुछ शैव धर्म को मानते थे, कुछ वैष्णव धर्म को मानते थे। तो शैव धर्म वाले वैष्णव धर्म पर आक्रमण करते थे और वैष्णव धर्म वाले शैव धर्म पर आक्रमण करते थे। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो संघर्ष होता था वो उपजाऊ भूमि को लेकर, जैसे गोदावरी कृष्णा नदी का जो दोआब क्षेत्र है ये सब उपजाऊ होता था और इस उपजाऊ क्षेत्र पर आधिपत्य के लिए जो है संघर्ष बराबर होते रहता था। जैसे ये पल्लव का जो है राजवंश वो कृष्णा और कावेरी के बीच का ये क्षेत्र माना जाता है। तो इस कारण से इसके बीच में जो है वो आपस में संघर्ष होते थे। जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी हुए थे, राष्ट्रकूट पाल और प्रतिहार के बीच राष्ट्रकूट की तरफ से त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है वो ध्रुव ने सबसे पहले भाग लिया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पल्लव को, चालुक्य को और चालुक्य बेंगी को। अब क्या हुआ कि इस चालुक्य बेंगी का अंतिम शासक हुआ कौन, कीर्तिवर्मन। इस चालुक्य बेंगी का अंतिम शासक हुआ कीर्तिवर्मन और इस कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूट ने हराकर ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। 1, 2, 3 और ये 4, ये राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये दंतिदुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और इसकी राजधानी कहाँ थी, मान्यखेट थी। ये हो गया, मान्यखेट हो गया।
अब देखिए राष्ट्रकूटों ने जो है इस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य कर लिया और ये क्षेत्र जो है राष्ट्रकूट का जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है वो राष्ट्रकूटों ने अपने अधीन में कर लिया। अब राष्ट्रकूट के बाद जो है वह यहाँ पर तैलप द्वितीय शासन कर रहा था। तैलप द्वितीय ने इसको इस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। किस पर? राष्ट्रकूट पर। तो देख लीजिए राष्ट्रकूट ने इस पर आक्रमण किया और तैलप द्वितीय ने इस पर आक्रमण किया। तैलप द्वितीय ने इस पर आक्रमण करके ये साम्राज्य अपने आप में स्थापित कर लिया और ये तैलप द्वितीय राष्ट्रकूट पर विजय प्राप्त करके पहले तो मानखेट ही उसकी राजधानी थी, बाद में उन्होंने राजधानी कहां बनाई? कल्याणी बनाई। इसलिए इसको कल्याणी का चालुक्य बोलते हैं, इसको बेंगी का चालुक्य बोलते हैं, ये चालुक्य ही है, और ये वातापी का चालुक्य। ये चालुक्य जो है वो 3 जगह है और ये तीनों जगहों में ये दोनों तो इसके भाई थे और ये बाद में जो है 5वें पोजीशन पर आता है। अब देखिए ये पल्लव वंश का जो है, ये पल्लव वंश का जब ये समाप्त होने की स्थिति, पतन होने लगा था, तब इस क्षेत्र में, तमिल के क्षेत्र में ही सबसे बड़ा सशक्त साम्राज्य के रूप में चोल वंश का उदय हुआ। एक चोल को हमने पढ़ा था संगम काल में, जिसके संस्थापक थे करिकल, और ये जो चोल है वो 8वीं शताब्दी के आसपास में इसका उदय हुआ, जिसकी राजधानी, इस चोल की राजधानी तंजौर थी और इसका जो है ये स्थापना किया था विजयालय ने, जबकि तैलप द्वितीय ने, चालुक्य कल्याणी की स्थापना चालुक्य द्वितीय ने किया था। और उसके बाद जो है ये चोल वंश के में भी बहुत प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए। इसके मुख्य रूप से 2 राजा बहुत अधिक प्रचलित हुए। एक राजराज प्रथम ऐसा प्रथम राजा थे जिन्होंने श्रीलंका पर जो है वो आक्रमण किया, श्रीलंका को भी अपने आधिपत्य क्षेत्र में स्थापित कर लिया था। और ये इसके ही दूसरे एक राजा हुए राजेंद्र प्रथम, जो कि इधर बंगाल क्षेत्र में जो है उसको बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करके और गंगई कोंड चोलम के उपाय धारण किया। चूंकि गंगा का क्षेत्र जो है मैदान वहां पर बहुत ही उपजाऊ हुआ करता था, तो सोचिए कि चोल वंश का शासन इधर गंगा से लेकर के इधर श्रीलंका तक फैला हुआ था, तो कितनी सशक्त थी। दरअसल चोल की नौसेना जो थी वो बहुत ही ताकतवर था, इसलिए इस क्षेत्र पर, इस पूरे क्षेत्र पर जो है चोल वंश का स्थापित हो गया। यानी 9वीं शताब्दी के समय में चोल वंश का पुनः जो इस क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित हो गया। तो हम लोग जो भी राजवंश इतिहास में पढ़ते हैं उसको याद करने का सबसे आसान तरीका हम बताते हैं आपको, कि सबसे पहले कोई भी राजवंश पढ़ेंगे तो उसके संस्थापक कौन होंगे वो ध्यान रखिए, उसकी राजधानी कहाँ थी, उसके प्रमुख राजा कौन थे, उस राज्य में क्या क्या सब मुख्य कार्य हुए, उसके बाद कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया, उसने कौन सी उपाधि धारण की, जैसे कि इन्होंने गंगा के मैदान को जीत करके, किसने, राजेंद्र प्रथम ने इधर मैदान को जीत करके गंगई कोंड चोलम की उपाधि धारण किया था। वहां पर गंगई कोंड चोल नामक तालाब भी बनवाया हुआ था। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी कौन हुए और उनका पतन कैसे हुआ। तो यही हमारे पढ़ने का तरीका होना चाहिए। ये चीज दिमाग में स्ट्रक्चर बैठा लीजिए तो आपको हर वंश जो है वो आपको याद रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया है, इस तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं अपने कॉपी में। एक बार फिर मैं उस चीज़ को रिवाइज कर देना चाहता हूं, जैसे कि हम लोग हिस्ट्री, लुसेंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि विंध्याचल से नीचे का भाग दक्षिण भारत कहलाता है। लुसेंट हिस्ट्री के दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग 500 से 1200 ईस्वी तक के बीच का काल पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पल्लव वंश हुआ, उसके बाद जो है पल्लव के बाद आ गया चालुक्य वातापी, इसी का भाई था चालुक्य बेंगी पर आक्रमण करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना, राष्ट्रकूट वंश का स्थापना हो गया। राष्ट्रकूट के बाद जो है वो चालुक्य कल्याणी हुए और चालुक्य कल्याणी के बाद जो है चोल वंश हुआ था। तो इस तरह से ये दक्षिण भारत के इतिहास को मैंने एक कहानी की तरह आपके दिमाग में बैठाया है। अब आपको क्या करना है कि आपका, अभी मैं आपको लुसेंट से 1 by 1 जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आपको बताऊंगा, उसे आपको याद करना है, तो तब आपका जो है पढ़ने में सुविधा होगी। आइए इसके बाद लुसेंट पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग लुसेंट क्या जो हिस्ट्री का बुक है उसमें हम लोग दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को पढ़ते हैं। तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला वंश जो था वो क्या था, पल्लव वंश था। आप याद रखिएगा, सबसे पहला वंश पल्लव वंश था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, सिंह विष्णु था। 575 ईस्वी से लेकर के 600 ईस्वी तक का बीच जो है सिंह विष्णु का काल माना जाता है। इसकी राजधानी कांची या कहीं कहीं कांचीपुरम भी देता है। ये कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन वैष्णव धर्म का, पल्लव वंश के जो राजा थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, सिंह विष्णु। अच्छा,
किरातार्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ये ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जाता है कि भारवी किसके दरबार में थे, तो सिंह विष्णु के दरबार में थे। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो किरातार्जुनम नामक पुस्तक लिखी थी। पल्लव वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए, महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय या नंदी वर्मन द्वितीय। तो ये सब शासक जो है वो इस वंश के हुए थे। उसके बाद जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक, ये भी बहुत बार पूछाता है कि पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, तो अपराजित वर्मन हुआ था पल्लव वंश का अंतिम शासक। मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी, तो महेंद्र वर्मन ने की थी। महेंद्र वर्मन शुरू से जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अकबर के प्रभाव में आकर शैव बन गया हुआ था। तो ये जो है ये दक्षिण भारत का इतिहास हम लोग अभी पढ़ रहे थे। दक्षिण भारत में मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है वो आपका ये वंश हुआ था पल्लव वंश। पल्लव वंश में जो है फिर हम लोग आ जाते हैं, देखिए महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का मंदिर जिसमें रथ कहा गया, जिन्हें रथ कहा गया है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, और मैंने बताया कि लुसेंट में जो रेड से किया हुआ ये बराबर ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। कब धारण की थी, मैंने बताया था आपको कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य वातापी को जो है वह जीत लिया था, और उसी को जीतने में जो है के बाद नरसिंह वर्मन ने जो प्रथम ने जो है वह वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। मैंने एक ये भी बताया था कि ह्वेनसांग किसी शासन काल में आए थे, हर्षवर्धन के शासनकाल में, और दक्षिण भारत में जो है वह नरसिंह वर्मन के शासनकाल में जो वो दक्षिण भारत की यात्रा किया था। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रंजय, अनंत काम, उग्र दंड, गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की, जिसमें मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करा था। ये भी याद रखिएगा, गणेश मंदिर का कहाँ पर स्थित है, मामल्लपुरम में अवस्थित है। परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी भी था और उसने विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये अरबों के आक्रमण के समय पल्लव वंश का कौन सा शासक के समय अरबों का आक्रमण हुआ तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के समय हुआ था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं के सिंह और आगम प्रिय शस्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव का उपासक की उपाधि धारण की थी। उसने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण उसने करवाया था, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के निर्माण में द्राविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। कांची के कैलाश नाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद प्रतिमा भी लगी हुई है। 10 कुमार चरित्र के लेखक, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन थे, दांडी थे, और ये किसके दरबार में रहते थे, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक है नरसिंह वर्मन प्रथम और ये है नरसिंह वर्मन द्वितीय। उसके बाद है कांची के मुक्तेश्वर मंदिर पर बैकुंठ पेरीमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था, और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवर नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे, उसी के समकालीन थे। हमने अभी पल्लव के बारे में पढ़ा, देखिए अब चोल के बारे में पढ़ रहे हैं। चोल जो है वह 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेष पर स्थापित हुआ। मैंने बताया था ना, जो छठा जो हमारा था उसमें जो समझाया था मैंने, उसमें जो है छठा टॉपिक था चोल वंश। तो पल्लव वंश हमने पढ़ा है, इसलिए उसी के अवशेष पर जो है ध्वंसावशेष पर जो है ये चोल वंश की स्थापना हुई थी। और ये भी मैंने बताया है कि चोल वंश एक बार और संगम काल में थे, और अभी जो चोल वंश हुए है 9वीं शताब्दी के आसपास पुनः उसका उदय हुआ, और इसके संस्थापक कौन थे, विजयालय थे। इसकी राजधानी तंजोर या तंजावुर या तंजाई जिसको बोला जाता है, ये पूछता है इसकी राजधानी कहाँ थी, तो ये तंजावुर में थी। तंजावुर का वास्तुकार जो है कुंजरमल राजराज पेरुथचंद था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर निर्माण करवाया था उन्होंने। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। चोल वंश के प्रमुख राजा
ये सब पूछ सकता है, दे देगा। मान लीजिए राजा का नाम, वो बोलेगा कि किस राजवंश से थे, परांतक, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोत्तुंग, ये सब सारे जो है वो चोल वंश से संबंधित है। मैंने बताया था आपको कि राजराज प्रथम जो है वो आपका श्रीलंका पर आक्रमण किया था, और राजेंद्र द्वितीय ने जो है वह बंगाल में पाल शासक महिपाल पर आक्रमण कर दिया था और गंगईकोट चोल की उपाधि धारण किया था। तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश तृतीय ने परांतक को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका, देखिए इसमें भी लिखा हुआ राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहन में शरण लेनी पड़ी, तो भाग गया था वो, और दक्षिण भाग में राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत यानी कि मुंडू चोल मंडलम बनाया और पोलनडुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था, यह शैव धर्म का अनुयायी था राजराज प्रथम, और इसने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजराज प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। बहुत प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोट चोलम की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगकोट चोलमपुरम के निकट चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब का भी जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। और उसके बाद जो है देखिए और कुछ चोल के बारे में कि जैसे वेल्लन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता है। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। शाला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि को शाला भोग कहते थे। देवदान या तिरुन मठ इकन्नी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को कहते थे। पेली चद्दनम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहते थे। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था, ये भी पूछ सकता है दक्षिण भारत में किसे समकालीन था, तो ये जो है राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था, ये अब बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा है। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय था। चोलों और पश्चिम चालुक्यों के बीच, अब देखिए चोल इधर पूर्वी भाग में हो गए और पश्चिम में जो है चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जेकेस प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव वो अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कोलोतुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया था। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों में उडन कुटम कहा गया, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोटलम नाडु में, और नाडु जो है वो कई कुर्रमों में विभक्त था। मतलब किस तरह से उस समय प्रशासनिक इकाई थी उसके बारे में दिया गया है। नाडु की स्थानीय सभा को नाटुर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। बेलार जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उसमें से कई धनी भू राजस्व को चोल राजाओं के सम्मान में मुवेद वेलम यानी 3 राजाओं को अपनी सेवा विस्तार करने वाला वेलन या किसान अरैयार जैसी उपाधियां दी गई है, जिन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे गए। स्थानीय स्वशासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी उर, और जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अध्ययन करना। सभा या महासभा, यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों का सभा था, जिसके सदस्य को पेरुमकलम कहा जाता था। यह सभा वेरियर नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। ग्राम सभा की बैठक गांव मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि राजस्व का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहा जाता था। उत्तर मेरु अभिलेखों के अनुसार सभा की सदस्यता
सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, जिसके पास अपना घर होना चाहिए, जिसकी उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता है। जिसने अपने और अपने संबंधियों के खाता जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस तरह से जो है ये चोल के समय का जो है विधि व्यवस्था दी गई है। ब्राह्मणों को कर में दी गई भूमि को चातुर्वेद मंगलम कहा जाता था और दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव, जो हमने पढ़ा भी है। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलजू सोने के सिक्के थे और तमिल कवियों में जैग्नोदर प्रसिद्ध कवि था और कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था जिसकी रचना कुलतिंग परनी है। कमवन, ओट्टुकुट्टन, पुगलोंगडी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन रत्न कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजूर बृहदेश्वर मंदिर के अभिमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोलकला का सांस्कृतिक सार और निचोड़ कहा गया है। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। शैव संत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था उसे तनियर कहा जाता था। उत्तर मेरुलु शिलालेख जो सभा संस्था या विस्तृत वर्णन उपस्थित करता था परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार देखिए उरयूर, तंजौर, गंगईकोट, चूलम और कांची था। चोल काल में सड़कों की देखभाल करने के लिए बगान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह थे वंजियार और नानादेशी, मणिग्रामम और विष्णु के उपासक अलवार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखने का। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रकूट के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश का जो है संस्थापक ये कौन था? ये दंती दुर्ग था और शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य अधीन था और इसकी राजधानी मणिखेट, या शुरुआत में मैंने बताया था कि मानिखेट राजधानी थी और बाद में जो है वो उठाकर जो है मानिखेट था इसकी राजधानी। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक में कृष्ण प्रथम, ध्रुव और गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवा दिया। बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कनौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ध्रुव और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? धारावर्ष कहा जाता है। और गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग वंश के शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की और आदि पुराण की रचना जिसने जिनसेन या गणितासार संग्रह के लेखक गोविंदाचार्य और अमोघवर्ती के लेखक सत्यायन अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया, क्योंकि जनरली ये जैन धर्म वाले करते हैं। इसी तरह से इंद्र तृतीय के शासन काल में अरबी निवासी अल मसूदी भारत आया था। पूछ सकता है किसके शासनकाल में आया था? इंद्र तृतीय के शासनकाल में। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। उसके बाद आ जाइए कल्याणी के चालुक्य जो है वो तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य की नींव डाल दी। एलोरा और एलिफेंटा ये हो गया आपको महाराष्ट्र में। गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में ही हुआ था।
अजंता एलोरा के मंदिर का निर्माण। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिसमें से 1 से 12 तक बौद्ध के बारे में, 13 से 29 तक हिंदू के बारे में और 30 से 34 तक जैन के बारे में। इससे ये पता चलता है कि सभी धर्मों का उस समय में वो मानने वाले थे वहाँ। बौद्ध गुफा में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा यानी संख्या 10 है। इसमें शैल चित्र है। वहाँ पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं, जिन्हें 2 थल 3 थल नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा में 15 विष्णु का नरसिंह एवं पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफा का सबसे सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थिविनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। देखें सब तरह का मूर्ति बना हुआ था उस समय में। राष्ट्रकूट ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारी को बसने तथा इस्लाम को प्रचार करने के लिए स्वीकृति दी थी। सबसे पहले देखिए चालुक्य वंश। अब देखिए चालुक्य में जो हम लोगों ने पढ़ा था, चालुक्य बतापी, अब ये चालुक्य बेंगी, अब ये चालुक्य कल्याणी है। चालुक्य कल्याणी के वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किया था। इसकी राजधानी कहाँ थी? मानेखेट थी। पहले चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए थे तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय, तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानखेट से राजधानी हटाकर बाद में कहाँ ले गया? कल्याणी में ले गया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। विलहन और विज्ञानेश्वर ने विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। ये भी पूछ सकता है, विलहन और विज्ञानेश्वर किसके दरबार में थे? तो विक्रमादित्य 6 के दरबार में। ये किससे संबंधित थे? तो ये चालुक्य कल्याणी से संबंधित थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांग देव चरित्र की रचना विलहन ने की थी, जिसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं चालुक्य वातापी के बारे में। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी यानी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय हुआ था। मैंने बताया था इसके बारे में कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया था, लेकिन पल्लव के शासक जो थे इससे हार गए थे नरसिंह वर्मन प्रथम से। उसके बाद आइए महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाण मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय सुवर्ण एवं अष्टनोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जितेंद्र का मेगुती मंदिर का निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम से पुलकेशिन द्वितीय ने लगभग जो है 612 ईस्वी में परास्त किया और इसकी राजधानी बातामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया था। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने बातापी कोंड की उपाधि जो है ये भी पूछता है बराबर, ये धारण किया था। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? ये भी पूछ सकता है। पुलकेशिन द्वितीय है और इसकी लेखक कौन है? रवि कीर्ति है। अजंता की एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। बातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा जीतने के बाद विजयादित्य ने संकलो पत्तरनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों का आक्रमण हुआ था। दक्कन में दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है वो हुआ था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान का सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अविनाजयश्रय की अविनिजनाश्रय की उपाधि धारण की थी। अब आइए हम लोग इस वंश में जो है सबसे अंतिम समय में जो है ये विक्रमादित्य द्वितीय की पहली पत्नी लोक महादेवी ने पट्टकदल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण मंदिर तथा दूसरी पत्नी ने त्रिलोका देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। एहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य बेंगी, मैंने बताया था आपको बेंगी के बारे में। बेंगी के चालुक्य का स्थापना विष्णुवर्धन ने किया था, जिसकी राजधानी बेंगी यानी कि आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का प्रमुख शासक जयसिंह, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। ठीक है, अब भी हम लोगों ने दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ा था। अब आगे के वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद।